तो आइए इस छोटी सी वॉकिंग स्ट्रीट या फूड स्ट्रीट का एक चक्कर लगाते हैं। काफ़ी खूबसूरत रेस्टोरेंट्स बनाए हुए हैं, बहुत सारी गिफ्ट शॉप्स हैं। देख सकते हैं बहुत प्यारी कंस्ट्रक्शन है, बड़ा प्यारा खूबसूरत डिज़ाइन है इस रेस्टोरेंट का। और छोटा सा आइसक्रीम पार्लर है, उसकी भी कंस्ट्रक्शन बहुत प्यारी है। एक ठेला है जहाँ पर लोकल जो स्वीट्स हैं वो बनाई जाती हैं और वो बेचते हैं, जिनमें मरहबा यातिकल आफिया, शुक्रन लगी यातिकल आफिया। इनकी इन लोकल स्वीट्स में जो ड्राई फ्रूट्स हैं उनका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। आप देख सकते हैं ये इस हॉल का दरवाज़ा है जिसके अंदर नूह अलैहिस्सलाम की कब्र है। ये एक बोर्ड है जिस पे इंफॉर्मेशन दी गई है मुकाम नबी नूह अलैहिस्सलाम के बारे में। नबी अल्लाह नूह अलैहिस्सलाम बिन लमक मैन अजदाद नबी इदरीस वशीस बिन आदम अलैहिस्सलाम। आइए अब अंदर चलते हैं। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम आमिर अंजुम है और मैं आप सबको अपने YouTube सोशल मीडिया चैनल फ्लाइट एंड बाइट में खुश आमदीद कहता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त अहबाब चाहने वाले तमाम व्यूअर्स इंशाअल्लाह बखैर व आफियत होंगे। आज हम चलेंगे लेबनान के बिका वैली के शहर ज़हले की तरफ। लेबनान के बिका वैली अंगूर के बागात, जैतून के दरख्त और पहाड़ों के बीच बहते हुए बरदाउनी दरिया की वजह से बहुत मशहूर है। ज़हले शहर इस वादी का दिल है, एक ऐसा शहर जिसे अरूसुल बिका या बिका की दुल्हन के नाम से जाना जाता है। लेकिन ज़हले को दुनिया भर में सबसे ज़्यादा शोहरत एक और ख़ास वजह से मिली। यहाँ ज़हले के करीब एक ऐसा मुकाम मौजूद है जिसे हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का मज़ार माना जाता है। जदीद ज़हले की बुनियाद 18वीं सदी के अवाइल में रखी गई। अपनी जोग्राफियाई पोजीशन की वजह से ये जल्द ही बिका वैली का तजारती और सकाफती मरकज़ बन गया। बरदाउनी दरिया के किनारे कैफ़े और रेस्टोरेंट 20वीं सदी में ज़हले को लेबनान के सियाहती नक्शे पर नुमाया करने लगे। ज़हले अरब दुनिया में शायरी और अदब के हवाले से भी पहचाना जाता है। अरबी ज़ुबान के कई मशहूर शुअरा का ताल्लुक इसी शहर से है। बिका वादी लेबनान के मशरकी हिस्से में शाम की सरहद के करीब फैली हुई है। इसे लेबनान की ज़रई रीढ़ की हड्डी भी कहा जाता है। यहाँ अंगूर, जैतून, गंदम और सब्जियाँ वाफर मिकदार में उगती हैं। सदियों से ये वादी तहजीबों का गहवारा रही। फनीकी, रोमन, बाज़ंतीनी और इस्लामी दौर सब ने यहाँ अपने नकूश छोड़े। तो आइए अपने सफ़र की तरफ चलते हैं, साथ जुड़े रहिएगा। मुलाकात होती है एक छोटे से ब्रेक के बाद। कुछ सिक्योरिटी खदशात की वजह से हम बिका वादी नहीं जा सकेंगे और बिका वादी की शान वो अंगूर और जैतून के बागात आपको नहीं दिखा सकेंगे। इसकी वजह यहाँ लेबनान के पड़ोस में बनने वाली एक नाजायज़, गैर कानूनी और दहशतगर्द रियासत इसराइल है, जो कि तकरीबन पिछले 1 साल से मुसलसल हर रोज़ यहाँ पर हवाई हमले कर रही है। मगर मेरी पूरी कोशिश होगी कि हम अपने आज के सफ़र का असल मकसद, जो कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के मज़ार की ज़ियारत है, वो ज़रूर पूरा करें। और उसके साथ साथ हम बरदाउनी दरिया के किनारे पर मौजूद जो रेस्टोरेंट, काफ़ी और चाय खाने हैं उनको भी देखें। मेरी हमेशा से एक कोशिश रही है कि मैं जहाँ भी जाऊँ वहाँ के कवानीन का एहतराम करूँ, वहाँ के कल्चर का एहतराम करूँ। और इसी वजह से मैं हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के मज़ार के आसपास की उनके मज़ार के पड़ोस की जो गलियाँ हैं या जो मोहल्ला है उसकी फ़िल्म बंदी नहीं करूँगा, क्योंकि उस इलाके में इस्लामिक कम्युनिटी है और वो तमाम लोग पर्दा करते हैं। तो मैं उनके पर्दे का एहतराम करूँगा और उस इलाके की फ़िल्म बंदी नहीं करूँगा। मगर हम उन हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के मज़ार की अंदर से पूरी फ़िल्म बंदी करके आपको दिखाने की पूरी कोशिश करेंगे। लेबनान में लोगों को दरख्त लगाने का और उनकी देखभाल करने का बहुत शौक़ है और ये आदत मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि मुझे ख़ुद दरख्तों से बहुत प्यार है। मैं जिस घर में रहता हूँ मैंने यहाँ पर 20 दरख्त रखे हुए हैं। उनको मैं दरख्त तो नहीं कह सकता, गमले हैं, गमलों के अंदर पौधे लगे हुए हैं छोटे, मगर मुझे बहुत शौक़ है। और जब से मैंने बैरूत से ज़हले का सफ़र शुरू किया है, आप देख सकते हैं रोड के तकरीबन दोनों अतराफ़ में घने दरख्त हैं और उन दरख्तों की छाँव ने इस सारे सड़क को मुकम्मल तौर पर ढांपा हुआ है। तो ये एक शानदार एक्सपीरियंस है।
हम इस वक्त पहुंच चुके हैं शतूरा। शतूरा एक और शहर है ज़ाहले से पहले। आने वाले दिनों में इंशाल्लाह हम शतूरा का भी एक तफसीली विज़िट करेंगे और आपको दिखाएंगे। ये इलाका भी काफ़ी मशहूर है, बहुत टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं, लोकल लोग भी यहाँ पर आते हैं। जी जनाब, तो हम पहुँच चुके हैं मुकाम नूह अलैहिस्सलाम पे। अंदर चलते हैं, पता करते हैं अगर किसी तरह की कोई परमिशन की ज़रूरत पड़ती है रिकॉर्डिंग के लिए तो वो चेक करते हैं, अदरवाइज़ अंदर जाएंगे और जाके अपनी रिकॉर्डिंग करेंगे। तो मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, साथ जुड़े रहिएगा। तो जनाब ये है मकाम नूह अलैहिस्सलाम, आइए अंदर चलते हैं। यहाँ पर एक मस्जिद भी बनाई गई है और इस इलाके में बाहर जो है कुछ और कब्रें भी हैं। इमारत उसी तरह से जैसे बहुत सी लेबनान में इमारतें और कदीम हैं, ये भी कुछ उसी तरह की इमारत है जो कि ज़ाहिर बात है कि अपग्रेड की गई है, क्योंकि इस जगह की जो तारीख़ है वो कई सौ या कई हज़ार साल पुरानी बताई जाती है। ये इस जगह का मरकज़ी दरवाज़ा है, इसके सामने वो कब्र मुबारक है। ये इस हॉल का दरवाज़ा है जिसके अंदर नूह अलैहिस्सलाम की कब्र है। ये एक बोर्ड है जिस पे इंफॉर्मेशन दी गई है मुकाम नबी नूह अलैहिस्सलाम के बारे में। आइए अब अंदर चलते हैं हॉल में जहाँ पर नबी नूह अलैहिस्सलाम की कब्र है। लेबनान ज़ाहले के इस मकाम जहाँ पर हम इस वक्त मौजूद हैं, इसके अलावा भी 4 मुख्तलिफ़ ममालिक में इस चीज़ का क्लेम किया जाता है कि वहाँ पर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक है। उनमें सबसे पहले तुर्की सिजरे आता है, मगर सिजरे में सिर्फ हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का मज़ार ही नहीं बल्कि हज़रत यूनुस, हज़रत शुएब और दीगर अंबिया के मकामात का भी दावा किया जाता है। इस तरह के दावे आम तौर पर मुकामी अक़ीदत या अवामी रवायात की बुनियाद पर सामने आते हैं, मगर तारीख़ या आसार कदीमा के शवाहिद इनकी तस्दीक नहीं करते। इसमें दूसरे नंबर पर आज़रबाईजान का एक शहर आता है। आज़रबाईजान वो खित्ता नहीं जहाँ ज़्यादातर अंबिया अलैहिस्सलाम को भेजा गया। ये मुकाम जो आज़रबाईजान में है ज़्यादातर सकाफ़ती विरसा अलामती मज़ार है जो बाद के एतबार में तामीर हुआ ताकि एक यादगार कायम की जा सके। इसी वजह से तारीखी और दीनी नुक्ता नज़र से ये दावा कमज़ोर माना जाता है। तीसरे नंबर पर उर्दन का शहर करक आता है। करक में मौजूद मज़ार बहुत छोटा है और अगर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम और शुरू के इंसानों के कदो कामत देखा जाए तो उसके हिसाब से करक में मौजूद जो कब्र है वो बहुत छोटी है। बहुत से मुहक्किकीन का ख्याल ये है कि ये अलामती कब्र है, यानी लोगों ने सिर्फ यादगार के तौर पर तामीर की, ना कि असल मज़ार। नंबर 4 पर फ़लस्तीन का मगरबी किनारा आता है। यहाँ का मुकाम नबी नूह भी अहम माना जाता है। इस इलाके फ़लस्तीन और उर्दन में बहुत से अंबिया अलैहिस्सलाम आए और मदफून हुए, इसीलिए यहाँ के दावे को मुकम्मल तौर पर रद्द नहीं किया जा सकता। ताहम मौजूदा दरीख का साइज़ और साख्त फिर भी वही मसला पेश करते हैं। कदीम दौर के बड़े कद वाले इंसान के लिए कब्र छोटी मालूम होती है। अब अगर बात करें लेबनान के शहर ज़ाहले की, जिस जगह पर हम इस वक्त मौजूद हैं, ये मुकाम बाकी तमाम मकामात के मुकाबले में ज़्यादा मुनफरिद है क्योंकि कब्र की गैर मामूली लंबाई सबसे पहले नंबर पर आती है। ये एक ऐसे इलाके बिका वैली में है जो अंबिया अलैहिस्सलाम के मशरिक के करीब के जोग्राफिया में आता है। आसार कदीमा, रूमी बुनियादें, मज़बह वगैरह भी साबित करते हैं कि ये सदियों से मजहबी मरकज़ रहा है। इसलिए कुछ मुहक्किकीन के नज़दीक ये मुकाम दूसरों के मुकाबले में ज़्यादा मोतबर है। ये मुकाम जिस जगह हम इस वक्त मौजूद हैं, इस कब्र की लंबाई मुख्तलिफ ज़राए में मुख्तलिफ बयान हुई है। कुछ के मुताबिक 25 मीटर, कुछ के मुताबिक 32 और बाज़ बयानात में 40 मीटर से ज़ायद है। जो मैंने ख़ुद पैमाइश करने की कोशिश की तो इसकी लंबाई तकरीबन 38 से 40 मीटर के दरमियान मालूम होती है। लेबनान के अलावा बाकी 4 ममालिक जिनमें हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कब्र का जिक्र मिलता है, उनमें सबसे ज़्यादा मुनफरिद लंबाई सिर्फ इसी कब्र की है और अगर तारीख़ देखी जाए तो सबसे पुराना मुकाम भी यही मालूम होता है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को इस दुनिया फ़ानी से रुखसत हुए हज़ारों साल गुजर चुके,
میں نہیں سمجھتا کہ آج کے دور میں کوئی ایک انسان ایسا موجود ہے جو دعوے کے ساتھ یہ کہہ سکے کہ کس نبی کی قبر کس جگہ پر موجود ہے۔ یہ بات صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہی جانتی ہے۔ میں نے جو چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کی، جو ہسٹری، جو جغرافی آپ کے ساتھ بیان کیا، وہ میں نے جو تحقیق کی وہاں سے اخذ کیا۔ میری اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اگر میرے سے اس میں کوئی کمی بیشی ہوئی ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے معاف فرمائیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے تمام انبیاء پر ڈھیروں انگنت رحمت نازل فرمائیں۔ اب ہم مقام نوح علیہ السلام سے نکلیں گے اور دریا کی جانب سفر کریں گے۔ جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا تھا، باہر نکلتے ہوئے اور آس پڑوس کا جو علاقہ ہے ہم اس کی ویڈیو نہیں بنائیں گے۔ تھوڑی دیر میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوتی ہے، ساتھ جڑے رہیے گا۔ تو یہ جناب کہتے ہیں کہ یہاں پر کہیں آس پاس یہاں کا دریا ہے زحلے کا، جو بہت مشہور ہے، بہت فیمس ہے۔ تو چلیے دیکھتے ہیں کیا نکلتا ہے اور آپ بھی دکھاتے ہیں۔ جی دریا تو نہیں نکلا، دریا نے تو ہمیں دھوکہ دیا۔ جیسا کہ میں نے پہلے بولا کہ شاید سردیوں کے موسم میں جب یہاں پر بارشیں ہوتی ہیں، سنو فال ہوتی ہے، تو اس وقت ہو سکتا ہے کہ دریا میں کچھ پانی ہو۔ ادروائز ابھی تو جو صورتحال ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ دریا ہے جو کہ بالکل خشک ہے، پانی کا ایک قطرہ بھی جو ہے وہ نظر نہیں آ رہا ہے یہاں پر۔ مگر اس کے اطراف میں انہوں نے بہت زیادہ درخت لگائے ہوئے ہیں، ایک بہت خوبصورت جو ہے وہ واکنگ ٹریک بنایا ہوا ہے جو کہ درختوں سے گھرا ہوا ہے، اور اس کے اطراف میں بہت خوبصورت اور بہت اچھے لیبنیز ریسٹورنٹس ہیں۔ تو آئیے اس چھوٹی سی واکنگ سٹریٹ یا فوڈ سٹریٹ کا ایک چکر لگاتے ہیں، اور اس کے بعد ہم اپنا واپسی کا سفر بیروت کی طرف شروع کریں گے۔ بچوں کے کھیلنے کے لیے مختلف انہوں نے پلے ایریاز بنائے ہوئے ہیں جہاں پہ الیکٹرک جھولے وغیرہ رکھے ہوئے ہیں بچوں کے، بجلی سے چلنے والے۔ کافی خوبصورت ریسٹورنٹس بنائے ہوئے ہیں۔ بہت ساری گفٹ شاپس ہیں۔ کچھ ریسٹورنٹس جو ہیں وہ بالکل خالی ہیں اور کچھ میں کافی زیادہ رش ہے۔ ہر ایک کا اپنا کھانے کا ذائقہ ہے، اپنی اسپیشلٹی ہے، اور اسی وجہ سے پھر آنے والے جو ہیں، جو لوگ آتے ہیں وہ اپنی پسند کی جگہ پہ اپنے پسند کے کھانے کے لیے آتے ہیں۔ پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش اور دیگر ممالک جو ہمارے ریجن میں ہیں وہاں پر مرچ مسالوں کا کھانے میں بہت زیادہ استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے برعکس جو لیبنیز کھانے ہیں ان مرچ مسالوں کا استعمال قطعاً نہیں کیا جاتا، اسی وجہ سے یہ کھانے دنیا کے بیشتر ممالک میں بہت زیادہ مشہور ہیں۔ جیسا کہ لیبنیز عوام دنیا کے ہر ملک میں موجود ہیں اور ان کا مین کام ریسٹورنٹ بنانا ہے، تو اس وجہ سے لیبنیز کھانے پوری دنیا میں مشہور ہیں۔ دیکھ سکتے ہیں بہت پیاری کنسٹرکشن ہے، بڑا پیارا خوبصورت ڈیزائن ہے اس ریسٹورنٹ کا۔
یہ ایک اور چھوٹا سا آئس کریم پارلر ہے، اس کی بھی کنسٹرکشن بہت پیاری ہے. ایک اور ریسٹورنٹ ہے جس کو انہوں نے غار کی سی شکل دی ہوئی ہے، جیسے غار ہوتی ہے وہ اس طرح سے بنایا ہوا ہے. ایک ٹھیلا ہے جہاں پر لوکل جو سویٹس ہیں وہ بنائی جاتی ہیں اور وہ بیچتے ہیں، جن میں مرحبا یعطیک العافیہ، شکراً لگی یعطیک العافیہ. ان لوکل سویٹس میں جو ڈرائی فروٹس ہیں ان کا بہت زیادہ استعمال کیا جاتا ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں پستہ ہے اور پستے کے اوپر جو گلاب کی پتیاں ہیں خشک وہ ہیں کافی زیادہ. یہ کافی مشہور ہے یہاں پہ، اسپیشلٹی ہے یہاں کی. یہیں کہ نہیں، یہ مختلف آپ کو ممالک میں جیسے کہ ترکی میں، شام میں، اس کے علاوہ ایران میں بہت زیادہ ملتا ہے. تو یہاں اس مٹھائی کے ساتھ ہماری آج کی ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے. میں امید کرتا ہوں آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنے دوست احباب کا خیال رکھیے گا، اپنے اس چینل کا خیال رکھیے گا اور ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ. السلام علیکم.